सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। पश्चिमी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी एमपी प्रवेश वर्मा ने पंजाब में भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल की खिंचाई की। प्रवेश वर्मा ने कहा कि वे जल्द ही गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर पंजाब की पुलिस शक्ति का दुरुपयोग करने की शिकायत करने जा रहे हैं। भाजपा सांसद ने रविवार को कहा कि आपने अभी सिर्फ एक राज्य में सरकार बनाई है और उन्होंने पुलिस की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में बात करने के लिए गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से समय मांगा है। पंजाब पुलिस लोगों को गिरफ्तार करने के लिए दूसरे राज्य में जाने से पहले दूसरे राज्य की पुलिस को विश्वास में लेने के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है। तजिंदरपाल सिंह बग्गा की मां बहन को पंजाब पुलिस ने प्रताड़ित किया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की नेता प्रीति गांधी ने जानकारी दी थी कि उन्हें एक ट्वीट पर पंजाब पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। दिल्ली सरकार सिग्नेचर ब्रिज की 154 मीटर ऊंचाई से शहर का विहंगम दृश्य दिखाने संबंधी अपनी परियोजना को रद्द करने की योजना बना रही है। आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पर्यटन विभाग ने लिफ्ट के संचालन के लिए संबंधित एजेंसी से अनुमति मांगी थी ताकि लोगों को सिग्नेचर ब्रिज के 2 बड़े खंभों में लिफ्ट से पुल की ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, लेकिन विभाग मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहा है। ब्रिज के तोरण में 4 लिफ्ट लगाई गई हैं। 2 लिफ्ट 60 डिग्री के एंगल पर और 2 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई हैं। सूत्रों ने कहा कि लोगों को इतनी ऊंचाई पर तिरछी लिफ्टों से ले जाने में बहुत खतरा है। एक सूत्र ने बताया कि बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद श्रम विभाग ने हमें इन झुकी हुई लिफ्टों के उपयोग की अनुमति नहीं दी। ऐसा लगता नहीं है कि यह परियोजना कभी शुरू होगी। वे सरकार जोखिम नहीं लेना चाहते हैं और लोगों को शहर के विहंगम दृश्य के लिए इतनी ऊंचाई तक ले जाने के विचार को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। दिल्ली में सूरज की तपिश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इससे चैत्र के महीने में जेठ की गर्मी का एहसास हो रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इंद के पूर्वानुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में भीषण लू की स्थिति जारी है, क्योंकि सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि शहर का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने यह भी भविष्यवाणी की है कि मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि होगी, जबकि अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के आसपास सामान्य से 6 डिग्री अधिक है। यह 10 अप्रैल को 11 साल में अब तक रहने वाला सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले 2012 में 10 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था। दिल्ली वासियों को मार्च के अंतिम सप्ताह से ही चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। दिल्ली गोअट स्कूल्स एडमिशन 2022-23। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विभिन्न कक्षाओं में दाखिले को लेकर आज सोमवार से दौड़ शुरू हो रही है। 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा में दाखिले को लेकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि सर्वोदय विद्यालयों में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन फॉर्म स्कूल में उपलब्ध होंगे। साथ ही दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों को सर्वोदय विद्यालय में तब्दील किया गया है। ऐसे में नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले को लेकर इस वर्ष अवसर भी बढ़े हैं। सरकारी स्कूलों में गैर योजनाबद्ध दाखिले को लेकर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसको लेकर 3 अलग अलग चक्र निर्धारित किए गए हैं। पहले चक्र में 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2 मई शाम 5 बजे तक पंजीकरण कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया 31 अगस्त को समाप्त होगी। दाखिले को लेकर स्कूलों में हेल्प डेस्क भी होंगे। जेएनयू में हुए विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर ली है। स्टूडेंट यूनियन जेएनयू-एसयू, एसएफआई, डीएसएफ और आईसा की भोर में मिली शिकायत पर एबीवीपी से जुड़े अज्ञात छात्रों के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है एबीवीपी के छात्रों की तरफ से शिकायत भी थोड़ी देर तक मिल जाएगी। उनकी शिकायत पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जेएनयू में नॉनवेज खाने और रामनवमी की पूजा को लेकर हुए विवाद में अभी तक दोनों पक्षों के 1620 छात्र घायल हैं। मेडिकल करवाने के लिए धीरे धीरे छात्र आ रहे हैं, इसलिए ये अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है।
2 बार वाम संगठनों और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच टकराव। विवाद के बाद देर रात तक जेएनयू परिसर में दिल्ली पुलिस तैनात रही। जेएनयू परिसर में रविवार को 2 बार वाम संगठनों और एबीवीपी से जुड़े छात्रों के बीच टकराव हुआ। छात्रों का कहना है कि दोपहर के समय हुई घटना के बाद पर जेएनयू में पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन इसके बावजूद रात को छात्रों में झड़प हुई। इसे देखते हुए रात को अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर अकाउंट को हैक करने का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्विटर अकाउंट को हैक करने के साथ उसका डीपी बदल दिया गया और 2 दर्जन से ज्यादा फर्जी ट्वीट किए गए। हालांकि ट्विटर अकाउंट को थोड़ी ही देर में तकनीकी विशेषज्ञों ने रिस्टोर कर लिया। मामले की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले शनिवार को साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली डीपी बदल दी थी। ट्विटर अकाउंट से 500 से अधिक फर्जी ट्वीट किए गए थे। पिछले 48 घंटे से भी कम समय में साइबर अपराधियों ने दूसरी बार यह दुस्साहस किया है। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन्हें उनके किए की सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिनों के बाद होगी। इस पर हम लोगों की आपस में बात चल रही है। जनता दरबार के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए सीएम नीतीश ने यह बातें कही। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी जातीय जनगणना की मांग दोहराते हुए कहा कि जातीय जनगणना समय की मांग है, इसलिए इसको कराने की जरूरत है। जेडीयू मजबूती से इस मांग को उठाते रहेगा। वहीं कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी चलाना उन लोगों का काम है। सवालिया लहजे में सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि जैसा काम वे लोग कर रहे हैं तो देख ही रहे हैं, कहां उनकी पार्टी कहां जा रही है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसका बढ़ना एक समस्या है। केंद्र सरकार स्थिति को देख रही है। आगे हो सकता है कि स्थिति सामान्य हो, लेकिन तत्काल हम लोग इस पर अभी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को भाजपा के शिक्षा मॉडल पर निशाना साधा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनाम भाजपा के गवर्नेंस मॉडल के बीच फर्क साफ है। एक और जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के महज 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आदेश जारी कर कहा कि निजी स्कूल मनमर्जी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं चुनाव जीतने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने प्रदेश में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाकर अभिभावकों को लूटने की खुली छूट देने का प्रस्ताव पारित किया है। सिसोदिया ने कहा कि एक और आपकी सरकार निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए प्रस्ताव लेकर आती है, तो वहीं भाजपा अपने शासित राज्य में निजी स्कूलों को खुली छूट देती है कि वे मनमर्जी फीस बढ़ाकर अभिभावकों को लूटें। उन्होंने कहा कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल ठीक नहीं किए जा रहे। प्रदेश में सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं, बंद पड़े हैं, बेचे जा रहे हैं। जब अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो भाजपा की सरकार निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की छूट दे रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा के बाद राज्य की शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गई है। सोमवार को दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है। शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टाकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को तोड़ा गया है। रविवार को हुए दंगे के बाद सोमवार को दंगाइयों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हुई है। शहर के संवेदनशील छोटी मोहन टाकीज क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मकानों को तोड़ा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रविवार को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान सांप्रदायिक विवाद हो गया था, जिसमें दंगाइयों ने पथराव, आगजनी की घटना की थी। रात 3 बजे तक अलग अलग हिस्सों में आगजनी हुई थी। साथ ही गोली लगने से खरगोन एसपी सिद्धार्थ चौधरी और 10 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सीएम ने कही यह बात। इस घटना को लेकर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें बख्शा नहीं जाएगी। सीएम ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर खरगोन में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह दंगाई चिन्हित कर लिए गए हैं, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी। छिन गई नौकरी। यूक्रेन पर हमले को लेकर जर्मनी लगातार रूस का विरोध कर रहा है। इस बीच जर्मनी में ही रूस के समर्थन में एक प्रदर्शन हुआ है। कुछ लोग इसे यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के समर्थन के रूप में देखते हैं, लेकिन आयोजकों का कहना है कि उनका लक्ष्य देश में रूसियों के खिलाफ भेदभाव को उजागर करना है। जर्मनी में रविवार को दूसरे दिन भी रूस समर्थक प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और यूक्रेन में हमले के बाद से देश की बड़ी रूसी भाषी आबादी के साथ भेदभाव को खत्म करने की मांग की।
लगभग 600 लोगों ने देश के वित्तीय केंद्र फ्रैंकफर्ट में मार्च किया, जिस दौरान कई लोगों ने रूसी झंडे लहराए। जर्मन पुलिस के मुताबिक उत्तरी शहर हनोवर में भी इसी तरह का प्रदर्शन हुआ, जिसमें लगभग 350 कारों का काफिला शामिल था। हालांकि रैली की शुरुआत में देरी हुई क्योंकि अधिकारियों ने आदेश दिया था कि वाहनों के बोनट को झंडे से ढका न जाए। ऐसे प्रदर्शनों के आयोजकों ने कहा कि वे जर्मनी में रहने वाले रूसियों के प्रति बढ़ती असहिष्णुता जैसे मुद्दों को उजागर करना चाहते हैं। हालांकि कई समीक्षकों ने सवाल किया है कि क्या प्रदर्शन कुछ हद तक युद्ध का समर्थन करते हैं।